हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर पे स्टूडेंट हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। हम फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अभी हमने फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक का जो फर्स्ट टाइप है फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड, इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सनलाइट एनर्जी से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए। तो हमने देखा कि प्लांट्स और एल्गीज के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो प्लांट अपना फूड बना रहे हैं, या फिर जितने भी एल्गीज हैं वो अपना फूड बना रहे हैं। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस बिना कार्बन डाइऑक्साइड, बिना वाटर, बिना सनलाइट और एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकता। तो हमने लास्ट लेक्चर पे एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी थी बेटा, जो हम दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने देखा था कि कैसे फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर जो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल वो क्या क्या है। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। CO2 में वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, H2O जिसे बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो मैंने बताया था आपको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। क्लियर? और एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल, ग्रीन कलर से ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कौन सा पिगमेंट बेटा? ये ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद मैंने बताया था आपको रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट हम एरो की इस तरफ लिखते हैं, और जिस तरफ में एरो का मुंह होता है, एरो की डायरेक्शन जिस तरफ होती है, उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो क्या प्रोडक्ट सिंथेसाइज होते हैं फोटोसिंथेसिस में? हमने देखा था कि बनता है C6H12O6। C6H12O6 इसे बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? कार्बोहाइड्रेट। मैंने कहा था इसको आप लिख लेना अगर आपको नहीं याद रहे तो। ये क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और यही कार्बोहाइड्रेट क्या है? फूड। और मैंने आपको बताया था कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे लिखना है बेटा 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को, ठीक है। ऐसे ही यहां पर कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के? 12 मॉलिक्यूल। तो बेटा 6CO2 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। और यही कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल C6H12O6 यही कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, या फिर हम इसे बोलते हैं बेटा सिंपल शुगर। क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर। और क्या बनता है? और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि आपको एक सीधे रिएक्शन लिखनी है बेटा, इस तरीके से नीचे नहीं लिखनी है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं। आपके पास में नोटबुक के अंदर स्पेस है तो आप इसको रिएक्शन को सीधे लिखना, ठीक है। C6H12O6 और क्या बनता है साथ में? तो बनता है 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, और क्या बनता है? 6H2O, है ना। वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं 6, और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आपको? तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन एक और मैं पूछता हूं यहां से। पहला तो हमें समझ में आ गया, मैंने पूछा अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, है ना। यहां पर मैं
थोड़े से पार्ट के अंदर इतना सा पार्ट कवर कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। पूछ लिया आपसे, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है? कितने वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है बेटा? एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है? तो एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है? तो यहां पर आंसर क्या जाएगा हमारा? हम आंसर लिखे बेटा, इसका आंसर तो कितने वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है? हमें जरूरत होती है, यहां पर दिख रहा है कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, तो इसको बनाने के लिए हमें 12 वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से अगर दे दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया कि एक यही दे दिया आपको कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है, सिंथेसाइज मतलब होता है बेटा बनाना, सिंथेसाइज करने के लिए कितने CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जरूरत होती है? तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जरूरत होती है? यहां पर आंसर लिखता हूं मैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जरूरत होती है? यहां पे दिख रहा है हमें कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब यहां पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जरूरत है, मतलब यहां पे 6 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। क्लियर? अगर आपसे ये पूछ लिया कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है ना, हमने मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या, जो हमें जिंदा रखने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। हमारी सेल्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जो कि जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, उन सारी रिएक्शंस को कंबाइंडली हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर? मैंने बताया था आपको कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पर मॉलिक्यूल बनते हैं, और कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है जहां पर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। जहां पर मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक प्रोसेस। तो बेटा एनाबॉलिक प्रोसेस में हमेशा मॉलिक्यूल बनते हैं, और कैटाबॉलिक प्रोसेस जस्ट एनाबॉलिक का अपोजिट होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस में मॉलिक्यूल बनते हैं और कैटाबॉलिक प्रोसेस में मॉलिक्यूल टूटते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, एनाबॉलिक में बनते हैं, कैटाबॉलिक में टूटते हैं, इसी सीक्वेंस में याद करना इसको। एनाबॉलिक में बनते हैं, कैटाबॉलिक में टूटते हैं। क्लियर? अब अगर आपको नहीं भी याद रहे तो आप एक एग्जाम्पल याद करके रख सकते हो, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा? अब फोटोसिंथेसिस में आप देखोगे कि यहां पर कुछ सिंपल मॉलिक्यूल है। मैं लिख रहा हूं यहां पर बेटा, ये क्या है? ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या है? कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है बेटा? कुछ, ये क्या है? ये क्या है? कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स है, और इन सिंपल मॉलिक्यूल से मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है बेटा। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो हमने देखा कि
सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो प्रोसेस कौन सा हो गया? आप बताओ खुद, कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा? मैंने बताया था आपको कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? बिल्कुल करेक्ट, क्या बोलते हैं बेटा? एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है बेटा? एनाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर? नहीं भूलना है हमें कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर सिंपल मॉलिक्यूल क्या है? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों क्या है बेटा? सिंपल मॉलिक्यूल, और इनसे मिलके बन क्या रहे? तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था जब हम न्यूट्रिएंट को डिस्कस कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्लियर? नोट डाउन कीजिए इसको। और ये कुछ दो क्वेश्चंस हमने देखे हैं, इनको भी आपको नोट डाउन करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूं मिनी टेस्ट के अंदर, या फिर आगे टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन में दे सकता हूं। तो आपको गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही आंसर लगाना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया आपको? और हमेशा याद रखना बेटा, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमेशा ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में हमेशा ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, भूलना नहीं है हमें। कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ऑक्सीजन किस प्रोसेस के थ्रू बनती है, तो हमेशा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनती है। वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, आपको दिख रहा है सीधे सीधे, बिल्कुल क्लियर यहां पर दिख रहा है आपको कि H2 क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। फोटोसिंथेसिस में H2 बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस वाटर साइकिल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा बेटा, जिन जगह पर ज्यादा प्लांट होते हैं, जिन जगह पर वेजिटेशन ज्यादा होता है ना, जिन जगह पर ग्रीनरी ज्यादा होती है बेटा, उन जगह पर ठंडाई ज्यादा होती है, ठंडक लगती ना हमें, है ना। हल्का हल्का वेदर कैसा होता है? ठंडा। तो ठंडा किसकी वजह से होता है? H2 की वजह से। और यही वाटर हमें लीफ की सरफेस पे दिखाई देता है। ठीक है, यही वाटर हमें लीफ की सरफेस पे दिखाई देता है। तो यही वाटर इवोपरेट होता है, तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट होते हैं और इसी की वजह से रेन साइकिल रेगुलेट होता है। तो बेटा वाटर साइकिल या रेन किसकी वजह से होती है? इसमें फोटोसिंथेसिस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? हमने क्लोरोफिल पढ़ा था बेटा, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ज़ेंथोफिल पढ़ा था हमने, कैरोटिनॉइड पढ़ा था हमने। एक और पिगमेंट होता है बेटा, एक और पिगमेंट मुझको याद आया। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, उस टाइम में लिखाना भूल गया था आपको। ठीक है, इसका नाम है लाइकोपिन। लाइकोपिन बेटा, ये लाइकोपिन भी रेड कलर का पिगमेंट है। ये लाइकोपिन भी रेड कलर का पिगमेंट है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है? तो आपने देखा होगा टोमेटो में। लाइकोपिन भी ये रेड कलर का पिगमेंट है, और कहां प्रेजेंट होता है? तो टोमेटो के अंदर। टोमेटो को जो रेड कलर दिखता है आपको, वो इस लाइकोपिन की वजह से होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया बेटा? रफ कर दूं मैं इसको, ये जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस करे आपको सारे समझ में आ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। इसके बाद थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर दो रिएक्शन होती है।
एक होती है डार्क रिएक्शन, दूसरी होती है लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे डार्क रिएक्शन के अंदर क्या क्या सिंथेसाइज होता है। तो बेटा जितना भी फूड बनता है प्लांट में वो सारा फूड डार्क रिएक्शन के थ्रू बनता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंट या फिर लाइट रिएक्शन इंडिपेंडेंट अपना फूड सिंथेसाइज कर सकती है। प्लांट बस लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करके या फिर डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करके फूड बना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा काम लाइट रिएक्शन में हो रहा है, आधा काम डार्क रिएक्शन में हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं बेटा, मैंने बताया था आपको कि जैसे पूछ लिया आपसे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, तो ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस के किस प्रोसेस में रिलीज होती है, लाइट रिएक्शन में या डार्क रिएक्शन में। तो बेटा कब रिलीज होती है, तो हमेशा किसमें, लाइट रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि जब भी वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं, जब भी वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं तब ऑक्सीजन रिलीज होती है, और उसी इवेंट को क्या बोलते हैं हम, फोटोलाइसिस। मैंने बताया था जब वाटर H2O मॉलिक्यूल टूटेगा तो H अलग रिलीज हो जाएगा बेटा, और O2 अलग रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग रिलीज होते जाएंगे। तो ऑक्सीजन कब रिलीज होती है, लाइट रिएक्शन में। फूड का बनता है डार्क रिएक्शन में, एटीपी का बनती है लाइट रिएक्शन में। ऐसे कुछ पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना उसको। अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ते हैं बेटा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ेंगे। एक सेल ऑर्गेनेल है बेटा, सेल के अंदर प्लांट्स होती है बेटा, प्लांट की सेल के अंदर कुछ अलग फीचर होते हैं एनिमल सेल से। हमारे अंदर भी सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेल प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर भी सेल प्रेजेंट है ना। वायरस को छोड़ के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट है। अब सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप से ही नजर आती है, सेल भी हमें माइक्रोस्कोप से ही नजर आती है, ठीक है। तो बेटा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट के अंदर अलग है और एनिमल के अंदर अलग है, जो कि हमें एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं। प्लांट के अंदर ऐसा ही एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं बेटा हम प्लास्टिड। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। क्या बोलते हैं बेटा, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड क्या है बेटा, प्लास्टिड क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल। हमेशा प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्लास्टिड इज सेल ऑर्गेनेल present in plant and algae. Plastid is cell organelle present in plants and algae. किन के अंदर प्रेजेंट होता है प्लास्टिड, तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, प्लास्टिड is double membrane bounded cell organelle. Plastid is double membrane bounded cell ऑर्गेनेल। प्लास्टिड कैसा ऑर्गेनेल है बेटा, मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑर्गेनेल का मतलब क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पर ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल का मतलब क्या है, सेल के अंदर कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, जो कि सेल के अंदर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बेटा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड इज सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज इन एल्गीज। तो दोनों ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और एल्गीज भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो प्लास्टिड दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर भी और एल्गीज के अंदर भी। अभी आपको समझ में आएगा हम प्लास्टिड क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। अभी आप मत समझो, अपने आप आपको समझ में आएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि हम प्लास्टिड क्यों पढ़ रहे हैं, हमें प्लास्टिड बीच में टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्या हुई, क्यों सर ने ये प्लास्टिड लिख दिया, है ना।
बिना मतलब क्यों पढ़ा रहे हैं हमें सर ये प्लास्टिड, तो आपको खुद समझ में आएगा ये कि हम प्लास्टिड क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर? ऐसे ही हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे बेटा, सब वो पढ़ेंगे जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है ना, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लास्टिड इज सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट एंड एल्गीज। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है और ये किन किन में प्रेजेंट होता है, तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब हमारे अंदर अगर पूछा जाए तो एब्सेंट है, एनिमल्स के अंदर पूछा जाए तो एब्सेंट है। प्लास्टिड इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। प्लास्टिड के सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को, आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि डबल मेम्ब्रेन कैसी होती है, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा हम, प्लास्टिड वॉज फर्स्ट discovered by Haeckel. Plastid was first discovered by Haeckel. यहाँ जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है हैकल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्लांट और एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड प्लांट और एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, मतलब इसके सराउंडिंग, ये जो प्लास्टिड है इसके सराउंडिंग डबल कवरिंग होती है। अभी देखेंगे हम कैसी डबल कवरिंग होती है, हमें डायग्राम डिस्कस करना है। प्लास्टिड को फर्स्ट डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम क्या बेटा, हैकल, HAEKEL। ठीक है, ये के बेटा HAEKEL, हैकल। तो हैकल साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो हमें समझ में आना चाहिए। 3 पॉइंट अभी हमने पढ़े। प्लास्टिड प्लांट्स के अंदर और एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड के चारों ओर डबल कवरिंग होती है। प्लास्टिड के चारों ओर, प्लास्टिड के सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और प्लास्टिड को डिस्कवर करने वाले जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था, उनका नाम है हैकल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट कौन से हैं। साइंटिस्ट के नाम भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं अंडरलाइन करता हूँ बेटा, आपको भी उन्हें अंडरलाइन करना है। आप जब पढ़ते हो तो उन पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है, और उन पॉइंट्स को आपको जब इसका सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हो तो आपको लिखना ही है। क्लियर? नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ कर दूं उसको मैं। फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड के क्या क्या टाइप है बेटा, तो क्या क्या टाइप है, फर्स्ट लिखना बेटा, फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप का नाम क्या बेटा, ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम है, ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट is transparent or white colored pigment. ठीक है, व्हाइट कलर पिगमेंट। एक और पॉइंट लिखा हूं बेटा, इट इज मेनली involved in storage of food in plant cell. प्लांट सेल के अंदर इसका मेन रोल क्या है बेटा, इट इज मेनली इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट सेल। तो एक हमने फर्स्ट टाइप को आज डिस्कस किया बेटा, आज की क्लास में हम ये फर्स्ट टाइप को ही डिस्कस करेंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, ल्यूकोप्लास्ट
जहां मैं अंडरलाइन करता हूं वहां अंडरलाइन ध्यान रखा करो। कैसा है? ट्रांसपेरेंट और व्हाइट कलर्ड पिगमेंट। कैसा है? ट्रांसपेरेंट और व्हाइट कलर्ड पिगमेंट। मतलब कैसा होता है ये? जिसका कोई कलर नहीं होता। कैसा होता है? कलरलेस, या बोल सकते हैं हम कलरलेस बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की जगह अगर मैं कलरलेस लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है बेटा, ठीक है। आप इसको रफ मत करना, अगर आपने लिख लिया है तो आप लिख लेना कलरलेस, ठीक है। अगर आपने लिख लिया है तो कोई बात नहीं, रफ करने की जरूरत नहीं, सही है। साथ में कलरलेस भी लिख लेना, ठीक है बेटा। साथ में कलरलेस भी लिख लेना, कलरलेस और व्हाइट कलर पिगमेंट, ठीक है। कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, या फिर व्हाइट कलर का पिगमेंट है। इट इज मेनली इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट सेल। इसका काम क्या है बेटा? तो प्लांट सेल के अंदर जितना भी फूड बनता है उसको स्टोर करने का काम ये ल्यूकोप्लास्ट करता है। तो हमने आज डिस्कस क्या किया बेटा? हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, है ना। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसके बाद हमने प्लास्टिड देखा कि प्लास्टिड क्या है और प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड के सराउंडिंग कितनी कवरिंग होती है? तो हमने देख लिया डबल कवरिंग होती है। और प्लास्टिड के टाइप डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, तो हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया है ल्यूकोप्लास्ट। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो बेटा हम आज की क्लास में इतना ही पार्ट कवर करेंगे और आपका जो मिनी टेस्ट है उसको आपको अच्छे से देना है। एक भी क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन वहां पर ऐसा नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो लेक्चर में, ठीक है। हमने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, जितना आपके मॉड्यूल में उससे ज्यादा पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ से काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, मास्क का यूज कीजिए, है ना। अपने आपको अगर बाहर जाते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइजर से अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड गुड लक।